इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। अगस्त को उन्होंने पहली बार, जिसको एटम बम उन्होंने नाम दिया था, और वो लेके आए थे महादेवपुरा। देखिए, हमारी सरकार नहीं है, हम केंद्र में नहीं है, हम हर प्रदेश में नहीं है, हम कुछ प्रदेशों में हैं। तो पहला आप समझना आवश्यक है कि साधन कहाँ है हमारे पास। पहले हमने चेक किया, सूची बनाई, अब इतने लोगों ने डिलीट हुए XYZ, उसके ऊपर CID ने इंक्वायरी की और चल रही है। अब CID में आप कह लीजिए सरकार हमारी है, कांग्रेस गलत है, राहुल गांधी गलत है, CID भी गलत है, मान लीजिए आप, तो यही आंसर आता है हमेशा। और क्या करे CID? अगर इस तरह का जवाब, जिसको हम अंग्रेजी में स्टोन वॉलिंग कहते हैं, महाराष्ट्र में पहले ऐसा आया था, कर्नाटक का जो दूसरा उदाहरण दिया था पहले कुछ महीनों पहले राहुल गांधी, वहां भी ऐसा ही जवाब आया था। आपको मालूम है कि जो नियुक्तियां होती हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की और चुनाव आयोग के लोगों की, वो दोनों प्रसारित हैं, निर्धारित हैं, लिखित हैं संविधान में। तो मेरा इसमें निचोड़ ये है कि जब जब राहुल गांधी कुछ बोलता है तो उसको एक तो पूर्व निर्धारित जवाब दीजिए, दूसरा तथ्यों पर जवाब दीजिए। कि एक उसकी स्टडी है, अब उस स्टडी में एक आपको आंकड़ा देता हूँ कि 27 सीटें ऐसी है जहाँ पे 8% बढ़ोतरी हुई 5 महीने में। उन 27 में से 23 या 24 सीटें जो है वो BJP प्लस को मिली। महाराष्ट्र एक अच्छा उदाहरण इसलिए है क्योंकि इतनी बढ़ोतरी और उनमें से 80% एक पार्टी को मिले, ये अपने आप में अपनी कहानी बताती है। और इसको मैं तो कहता हूँ, मान लीजिए झूठ है सब, CID भी झूठ है, राहुल गांधी भी झूठ है, कांग्रेस भी झूठ है, इसको तो 2 मिनट खत्म कर सकते हैं आप। राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि ज्यादातर अधिकतरी उत्तर प्रदेश से है। चुनाव आयोग इतना एक जिद दिखाई देता है जी, एक जिद दिखता है जी। जिद आपकी हो सकती है निजी, मेरी हो सकती है। संविधान जिद की नहीं, दो शत्रु भी संविधान में उनको बात करना अनिवार्य है। नमस्कार, पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप जानते हैं कि हर फोर्टनाइटली, लगभग पिछले दिनों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन हर फोर्टनाइटली हम बात करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ। सिंघवी साहब, आपका स्वागत है। और अब तो हमारे दर्शक सब पहचानते हैं आपको, परिचय देने की ज़रूरत नहीं, और बहुत सारी बातें, बहुत कुछ आपके ज़रिए हमारे तमाम साथी सुनते हैं, देखते हैं और काफ़ी सराहते भी हैं। कई लोग सवाल भी बोलते हैं, लिखते हैं कि आगे जब अगली बार आप इंटरव्यू करें, पॉडकास्ट करें, तो सिंघवी साहब से ये सवाल भी पूछ लीजिए। पिछले दिनों बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं सिंघवी साहब, जिसमें एक तो फैसला आ गया वक्फ पे, और चूँकि उस केस में आप भी थे तो उस बारे में भी जानकारी हम चाहेंगे। लेकिन उसके अलावा जनता के लिए उपयोगी हैं और उन मसलों को आप लेके आते हैं कोर्ट में, 2-4 होते हैं दलीलों के जरिए, तो उन सब पे हम बात करेंगे। और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है, और बहुत सारे सवाल लेके आप भी आए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी 2 दिन पहले दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राहुल गांधी जी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर वोट चोरी के मामले को और उजागर किया है। शुरुआत आज वहीं से करते हैं। 7 अगस्त को उन्होंने पहली बार, जिसको एटम बम उन्होंने नाम दिया था, और वो लेके आए थे महादेवपुरा में 1,250 वोटों को कैसे उसकी चोरी हुई ये। उसके बाद दूसरी बार अब आए हैं तो कर्नाटक और के आलंद की सीट, और फिर उधर राजौरी की सीट महाराष्ट्र, एक तरफ एक जगह वोटर्स को काटने का, दूसरी तरफ वोटर्स को जोड़ने का मामला। इसके बाद से हलचल बहुत तेज है, और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी। I don't have time for bullshit. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई, इसलिए क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा नज़र आए। लोगों ने ऐसी चर्चा भी की कि कुछ बातें, और डायरेक्ट नेता प्रतिपक्ष की तरफ इशारा करती हुई बातें उनकी उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। इसलिए पहली टिप्पणी आपसे आज यहीं से शुरुआत इस पॉडकास्ट की करना चाहता हूं। ओवरऑल वोट चोरी का मामला, हाँ एक बात और जोड़ दूं, क्योंकि इस बीच वोटर अधिकार यात्रा लेकर भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव निकले बिहार में। 16 दिन की यात्रा थी, 13 दिन लगातार चले, 1300 किलोमीटर। उसका अभी कितना बेनिफिट हुआ है, ये सब कुछ जरा लेके आइए अपने। जी, आपका काफ़ी व्यापक प्रश्न है राजीव जी। मैंने अभी हाल में राष्ट्रीय प्रवक्ता की तौर पे आजकल में भी कहा था ये, तो मैं आपको संक्षिप्त में उसका विवरण करूं।
पहले हमको समझना आवश्यक है राहुल गांधी का कांग्रेस का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। मैं उसके वाक्य शब्द पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके पूरे संदर्भ पे जा रहा हूँ। संदर्भ ये है कि ये हम उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार नहीं है, हम केंद्र में नहीं है, हम हर प्रदेश में नहीं है, हम कुछ प्रदेशों में है। तो पहला समझना आवश्यक है कि साधन कहाँ है हमारे पास। हम सरकार के किसी अफसर या डिपार्टमेंट से ये नहीं कह सकते कि हमको इसका खुलासा करो, तथ्य हैं आप दीजिए, पहली बात। दूसरा, इसलिए हम अपने शासित प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ मालूम करते हैं। अब ये कर्नाटक वाला बड़ा रोचक है। कर्नाटक अभी शुरू नहीं हुआ था। आप देखिए राहुल गांधी ने सब्र कितना दिखाया है। ये कई महीनों, बल्कि मैं समझता हूँ साल पहले शुरू हुआ है, 2023 में। पकड़ा भी इसने है गति और एक दिशा 2024 में, उसको भी 1 साल हो गया। अब मैं कहता हूं जाके कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने एक सैंपल, ये पूरा है इलस्ट्रेटिव सैंपल है, ये नहीं है कि मैं पूरे व्यापक कह रहा हूं कि हर जगह हो रहा है, ये मैं कह ही नहीं रहा हूं। हमारा कहना ये है कि अगर जो मैं कह रहा हूं ये अगर 5% भारत में सही है, 10% भारत में सही है, तो फिर हमारी पूरी गणतंत्र की नींव को नकारता है, मूल ढांचे को नकारता है, समतल जमीन को नकारता है। और जिस प्रणाली को हम मानते हैं मूल ढांचा का एक अभिन्न अंग, यानी समतल जमीन, गणतंत्र, लोकतंत्र और फ्री एंड फेयर वोटिंग, वो सब खत्म हो जाता है। तो पहला तो ये मुद्दा है। उसको उजागर करने के लिए हमने क्या किया, ये जिम्मेवारी नहीं है। 1.5 साल तक कोई आदमी जो करता रहेगा तो वो गैर जिम्मेवार नीजक रिएक्शन कर रहा है। पहले हमने चेक किया, सूची बनाई। अब इतने लोगों ने डिलीट हुए XYZ, उसके ऊपर CID ने इंक्वायरी की और चल रही है। अब CID में आप कह लीजिए सरकार हमारी है, कांग्रेस गलत है, राहुल गांधी गलत है, CID भी गलत है, मान लीजिए आप, तो यही आंसर आता है हमेशा। और क्या करे CID? क्या उस आदमी को उल्टा ना टांग के कुछ निकाले या खुद उल्टा टांग के कुछ बोले? तो CID क्या करती है, एक औपचारिक सरकारी चिट्ठी लिखती है 1-1.5 साल पहले चुनाव आयोग, और उसके बाद कई चिट्ठियां और लिखती है। उसमें जवाब कभी ये नहीं आया कि ये लोग जो हटाए गए हैं, जिनका हमने प्रमाण देके, फोटो देके आज की स्थिति दी है, उनकी कंप्लेंट गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने नहीं की कंप्लेंट, या ये सही नहीं है, या जिंदा नहीं है, या कोई आदमी ऐसा नहीं है, या किसी और ने झूठी कंप्लेंट की वगैरह। ये कभी नहीं आया जवाब। तो अगर इस तरह का जवाब, जिसको हम अंग्रेजी में स्टोन वॉलिंग कहते हैं, महाराष्ट्र में पहले ऐसा आया था, कर्नाटक का जो दूसरा उदाहरण दिया था पहले कुछ महीनों पहले राहुल गांधी, वहाँ भी ऐसा ही जवाब आया था। ये है कि संदेशकर्ता को गोली मारो, संदेश को छोड़ दो, गोलियां चलाओ संदेशकर्ता के ऊपर, संदेश को छोड़ दो। इसलिए हम उजागर कर रहे हैं बार बार। दूसरा प्रश्न उठता है, मेरे से पूछा जाता है कई बार, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट कचहरी क्यों नहीं जाते? मैंने उसका जवाब दिया, आज ही कल ही दिया था। मैंने कहा यही तो ट्रैप है आपके लिए सेट करने का। भैया कोर्ट कचहरी मेरे लिए इस मुद्दे के लिए संविधान के एक निर्धारित आयोग, जिसको चुनाव आयोग कहते हैं, जो संवैधानिक है, वो है कोर्ट कचहरी। आपको मालूम है कि जो नियुक्तियां होती हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की और चुनाव आयोग के लोगों की, वो दोनों प्रसारित हैं, निर्धारित हैं, लिखित हैं संविधान में। कई और ऐसे हैं, CBI चीफ, ED चीफ, जो कानून से होते हैं, संविधान से नहीं होते हैं। तो अगर मैं संवैधानिक संस्था को बोलता हूं बार बार, तो आपका जवाब है कोर्ट जाइए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जर्नलिस्ट भी पूछते हैं, चुनाव आयोग भी पूछता है, जाइए कोर्ट आप। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, तीसरी बड़ी रोचक बात है, जब जब भी हमने कंप्लेंट की है, कभी भी जवाब 1 दिन में आता है। तो ये बताइए मुझे आप कि जो 1 साल से आदमी राहुल गांधी के निर्देशन में कर रहा है ये तहकीकात, उसका जवाब चुनाव आयोग 1 दिन कैसे देती है? इसका मतलब है जवाब पूर्व निर्धारित है ना। ये कह सकती है चुनाव आयोग कि मैं एक संवैधानिक संस्था हूं, मैं कुछ समय लेके इसका निरीक्षण परीक्षण करके आपको अगले हफ्ते जवाब दूंगा, और फिर आप लिखे जवाब दीजिए। कभी एक बार भी ऐसा हुआ है? नंबर 4, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, हमारी तो पर्सनल मीटिंग हुई है, एक बार नहीं कई बार मैंने लीड किया है, मल्टी पार्टी डेलीगेशन को लीड किया है। प्लस आपने जो कहा प्रेस वार्ता, आप किसी भी पुराने चुनाव आयोग व्यक्ति से, अध्यक्ष से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, किसी से, किसी सरकार का हो, पहले तो प्राइवेट में बात कर लीजिए, और 90% उनमें से आप पब्लिक में रिकॉर्ड कर लीजिए। सब ये कहेंगे कि इस प्रकार से चुनाव आयोग में हमने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको एक प्रतिद्वंदी नहीं बना सकते आप,
उसको आप एक, जैसा हम कहते हैं कानून में, एडवर्सेरियल नहीं है कि राजीव रंजन वर्सेस अभिषेक सिंघवी, ये हो रहा है आज। अच्छा, अभिषेक सिंघवी कौन है? अभिषेक सिंघवी देश की सबसे बड़ी या विपक्ष की जो एक नेता है उसके थ्रू बोल रहा है देश का। ये नहीं कोई चलता रास्ता आदमी ऐसी आरोप हर दिन फेंकता है। कई लोग ऐसी झूठी झूठी पीआईएल्स फाइल करते हैं हर हफ्ते, वो आपके सार्वजनिक रूप से कर रहा है, सबके जनता के समक्ष कर रहा है। ये तो भैया आपको इंटरेस्ट होना चाहिए चुनाव आयोग को कि अपनी क्षमता, अपनी छवि, अपनी एक स्थिरता और स्टेटस को बरकरार रखें। ये बड़ा अजीब हो रहा है। इतना किसी पुराने चुनाव आयोग में मैं नहीं समझता हुआ है। और कई लोग तो आपके चैनल्स पे गए हैं और उन्होंने औपचारिक रूप से कहा है कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने, कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि ये ऐसा नहीं, कई ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो मेरा इसमें निचोड़ ये है कि जब जब राहुल गांधी कुछ बोलता है तो उसको एक तो पूर्व निर्धारित जवाब नहीं दीजिए, दूसरा तथ्यों पर जवाब दीजिए, तीसरा प्रेस वार्ता में उसको एडवर्सेरियल प्रतिद्वंदी बना के नकारिए नहीं, चौथा संदेशकर्ता को कुछ भी करके अटैक करना है, संदेश के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, नहीं करिए, और कुछ समय लेके जांच करके एक लिखित दस्तावेज दीजिए तथ्यों पे। आपके जवाब क्या होते हैं? एक तो पॉलिटिकल जवाब आता है साथ साथ बीजेपी का, और चुनाव आयोग के जवाब होते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। उसी वक्त हमने क्लैरिफाई कर दिया था, बट दे नेवर आंसर कि इन पर्टिकुलर नामों और इन पर्टिकुलर नंबरों में क्या हुआ। तो ये बहुत गंभीर भी है। बिकॉज देखिए इसमें क्या है, अगर ये, मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम में ये हो रहा है, 50 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है, तब तो बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि 50 में हो रहा है तो 100 में हो सकता है, 200 में हो सकता है। तो उल्टा चुनाव आयोग को तहकीकात करनी चाहिए सैंपल बेसिस पे, हर कम से कम रीजन में, मैं हर प्रदेश तो नहीं कहूँगा, हर रीजन में, उत्तर में करे, दक्षिण में करे, पूर्व में करे, और उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हमें गर्व है हमारे चुनाव आयोग संस्था पे, विश्व भर में मानी जाती है। तो अगर वो, आप सोचिए, अगर आज चुनाव आयोग ने पिछले इस कैंपेन को राहुल गांधी लगभग 1 साल से चला रहे हैं, मतलब तीव्रता से, वैसे 2 साल से चला रहे हैं, तीव्रता से चला रहे हैं, एक बार भी कहा होता है ठीक है हम 4 क्षेत्रों में भारत में एक सैंपल सर्वे करके आएंगे आपके सामने, उसमें आप अंततोगत्वा तो परिणाम आपको मिलता, आप ही बताते परिणाम, हम तो नहीं कह रहे हम लिख के देंगे परिणाम। एग्जाम्पल बहुत साफ है ना, उस पर जवाब ही नहीं देते। महाराष्ट्र में 41 लाख लोग जोड़े गए 5 महीने में, जो कभी नहीं हुआ भारत में जब से बना संविधान। जी। अब इसमें भी आप देखिए कि एक उसकी स्टडी हुई। अब उस स्टडी में एक आपको आंकड़ा देता हूँ केवल, कि 27 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 8% बढ़ोतरी हुई 5 महीने में। उन 27 में से 23 या 24 सीटें जो है वो बीजेपी प्लस को मिली। तो ये जो स्ट्राइक रेट है और 80% का, अच्छा हमने तो बहुत दशकों चुनाव देखे हैं बिहार के, आपने भी देखे हैं। बिहार कई राज्यों को, बिहार के महाराष्ट्र जो है वो कई राज्यों का मिला हुआ एक राज्य है। विदर्भ अलग ढंग से वोट करता है, मराठवाड़ा अलग ढंग से वोट करता है राजीव जी, मुंबई अलग ढंग से वोट करता है, कोंकण अलग ढंग से वोट करता है। महाराष्ट्र का चुनाव वाइट ब्रश से पेंट नहीं होता है, अलग अलग होता है। और वहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत है ऐतिहासिक रूप से, हम सरकार के बाहर हो अंदर हो, महाराष्ट्र में मजबूत कांग्रेस का एक स्टेट है वो। तो इसकी जांच में क्या अड़चन है इसको अगर और इसमें देखिए महाराष्ट्र एक अच्छा उदाहरण इसलिए है क्योंकि इतनी बढ़ोतरी और उनमें से 80% एक पार्टी को मिले, ये अपने आप में अपनी कहानी बताती है। मैं हमेशा, मेरे को बहुत शौक है कहने का, जेम्स बॉन्ड ने कहा कि पहली बार तो कोइंसिडेंस हो सकता है, पहली बार तो चांस हो सकता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है, तीसरी बार एनिमी एक्शन होता है। तो इसमें तो पहले आपके बढ़ गए इतने, फिर 27 सीट मिल गई आपको, उसका चुनाव आयोग ये कह रहा है। आप सोचिए अगर 1.5 साल में एक बार चुनाव आयोग ने एक ऐसी तहकीकात की होती, जा के घर पे, और बोला होता कि प्रशांत जी का नाम आपने लिया है, हम उनके घर गए हैं, इनके से ये वीडियो देखिए, बात करके आए हैं, कितनी विश्वसनीयता बढ़ जाती। कभी किया उन्होंने ऐसा? अब वो कहते हैं कि आप करो। एक ये भी बड़ा रोचक है, आप करो। अभिषेक जी, अलग पे दिलचस्प जो राहुल गांधी ने बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो दिलचस्प मामला सामने ये आ रहा है
वो कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे कितने 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए गए, तो जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यानी कोई कॉल सेंटर है, कोई सॉफ्टवेयर है, रिमोटली हो रहा है, और सीआईडी मांग रही है पोर्ट नंबर। सीआईडी मांग रही है 1 साल के तहकीकात के बाद, कोई आज भी नहीं कह रहा है। पोर्ट नंबर मांग रही है, आईपी एड्रेस मांग रही है। पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस से ये पता जाएगा कहाँ से ये किस सर्वर से आया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अगर ये कोई संभावना ऐसी भी है कि सुबह 4 बजे, भारत में तो वर्किंग आवर्स नहीं है, ये तो पहले की जरूरत ही नहीं है आपको, तो साफ जाहिर है। और इसको मैं तो कहता हूँ, मान लीजिए झूठ है सब, सीआईडी भी झूठ है, राहुल गांधी भी झूठ है, कांग्रेस भी झूठ है, इसको तो 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं आप। राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि ज्यादातर अधिकतरी उत्तर प्रदेश से है, संकेत दिया है, हम नहीं कह रहे हैं सही है गलत है। आप ये अगर इसमें से 50% भी आईडी निकाल दें, 100% छोड़ दीजिए, तो साफ पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। उसके बाद क्या मैं कहता हूँ गलत भी हो सकते हैं हम कि साहब ये आईडी ऐसी है, आईडी ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक कि कोई बता रहा है हमको कोई भी तथ्य। हमको तो सिर्फ गालियाँ मिल रही हैं, हमको सिर्फ स्टोन वॉलिंग मिल रही है, अवॉइडेंस मिल रहा है, और दूसरी दिशा में ले आना कि साहब ये तो गणतंत्र को, अच्छा सबसे मजाक किया वक्तव्य आता है कि गणतंत्र कमज़ोर कर रहे हैं। भारत में अगर आप निंदा करें ऐसी चीज़ की तो आप गणतंत्र कमज़ोर कर रहे हैं। राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए कुछ बात करें तो आप राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर रहे हैं। तो अब इसका तो कोई उत्तर नहीं है ना। लेकिन अंततः मैं समझता हूँ कि मीडिया समझती है, लोग समझते हैं, लोग भयभीत भी हों, लेकिन मन में समझते हैं, और उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम गणतंत्र। मतलब ओवरऑल चुनाव में कहीं ना कहीं धांधली चोरी हो रही है, और इस बात को पहुंचाने, मेरे को चिंता इस बात की है कि इससे दूरगामी नुकसान पहुंचा रही है चुनाव आयोग अपने आप को। ये किसी प्रशांत के बारे में बात नहीं, सिंघवी के बारे में बात नहीं, राजीव के बारे में बात नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार जी के बारे में बात नहीं है। चुनाव आयोग निरंतर है, ये लोग जिनका नाम ले रहा हूँ ये सब कोई निरंतर नहीं है। क्या क्रेडिबिलिटी इसको वापस बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत समय लगेगा, ये उनको समझना चाहिए। Have you ever wanted to see your... ओवरऑल जैसे ईवीएम का मामला पहले आया थोड़ा सा इस पे, और उस केस को भी आप लड़ रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें चुनाव से रिलेटेड, चुनाव सुधार से रिलेटेड चलती रही हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का था, और फिर फंडिंग की बात भी थी, वो टर्मोलॉजी उसकी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो लिस्ट बाद में पूरी की पूरी लिस्ट आई, किन किन लोगों ने कितने पैसे दिए किन किन पार्टियों को, वो भी चुनाव आयोग ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात थी, बॉन्ड्स की बात थी, वो भी कुछ घंटे में आ गए सामने। चुनाव आयोग इतना एक जिद दिखाई देता है, सही शब्द जी, एक जिद दिखता है। संवैधानिक जिद नहीं हो सकती जी, जिद आपकी हो सकती है, निजी मेरी हो सकती है, संविधान जिद की नहीं। 2 शत्रु भी संविधान में उनको बात करना अनिवार्य है, उनको हल निकालना अनिवार्य, वहाँ एक दूसरे की ईगो नहीं चल सकती। आपने भी जिक्र किया, मैं तो ईवीएम में मॉडरेट मानता हूँ अपने आप को, मैं कोई एक्सट्रीम प्रोपोजिशन आपके सामने नहीं रखूँगा प्रस्ताव। मैंने वो केस किया जिससे कि 5% का चेक होता है आजकल, वो खुलासा, पहले था वो 1% या ऐसा कुछ था फिगर। तो मैंने कोर्ट को कहा, मैंने कहा बड़ा कृपा कर रहे हैं कि आप 0 से या 1 से 5% तो कर रहे हैं कम से कम, लेकिन ये तो करने की, जब हम 5 कह रहे हैं तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए, चलो आप 5 मांग रहे हो या आप दे रहे हो, हम ये जो है ना संवैधानिक विवेक इसको कहते हैं। एक होता है प्रतिद्वंदी, तूने कहा काला मैं कहूँगा लाल, तूने कहा उत्तर मैं कहूँगा दक्षिण। एक होता है विवेक। अच्छा क्या जाता है बताइए आप, आर्गुमेंट है खर्चा और समय, 7 हफ्ते का चुनाव होता है आपका, इस एक्स्ट्रा से 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, और विश्वसनीयता कितनी बढ़ेगी, और आप 50 नहीं करिए 25 कर दीजिए। अगर मैं कहूँ 5-10 या कोर्ट दे रही है 5-10 और आप 25 कह रहे हैं, तो आप सोचिए कितना हौसला बढ़ेगा लोगों का। ये सोच की बात है। उल्टा क्या हो रहा है? अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड में भी टू लिटिल टू लेट हुआ टू लिटिल टू लेट इसी वाक्य के लिए, इसी संदर्भ के लिए उच्च वाक्य है, क्योंकि आपको पता है एक तो गलती उच्चतम न्यायालय से हुई बहुत घोर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विलंब किया। ये मामला एक माननीय न्यायाधीश जो बाद में राज्यसभा में गए उनके सामने आया था 3-4 साल पहले, उसको बार बार स्थगित हुआ। और दूसरी जो बहुत छोटी गलती है लेकिन है फिर भी, जब ये निर्णय हुआ तो उन्होंने कट ऑफ कर दिया कि इसके आगे के लिए हम कर रहे हैं,
इसके पहले वाले के लिए हम नहीं कर रहे हैं तहकीकात। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कि फ्रूट्स ऑफ द एरर तो ले लिया, जिसको लेना था, बीजेपी को लेना था, इसको लेना था, इसको लेना था, ले लिया। ये बात सही है कि उस वक्त से रुक गया, लेकिन कितना आप सोचिए, कितने हजारों करोड़ का, अच्छा ये अतिरिक्त है इलीगल फंडिंग से, ये अतिरिक्त है कैश फंडिंग से, ये अतिरिक्त है और तौर तरीके जो भारत में चलते हैं, ये तो ऑफिशियल आपने कितना कर लिया था। और अगर आज नहीं रुकता तो आज कितना और करोड़ होता। और हम सब जानते हैं कि प्रकाशित आंकड़े, प्रकाशित 80% आपको मिला है, हम सबको मिला के 20 या 30% मिला है, सबको मिला के जी, बाकी 80% एक पार्टी को, ये तो है। तो इसलिए ये सब चीजें जो है ना, इसमें एक परिपक्वता चाहिए, दूरगामी सोच चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। वाजपेयी जी का दृष्टिकोण ऐसा नहीं रहा कभी। और जो कई गैर कांग्रेसी सरकार आई हैं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका ये दूरगामी दृष्टिकोण रहा है, एक सौहार्द रहा है, एक इंक्लूसिविटी रही है, एक क्रेडिबिलिटी वाला दृष्टिकोण चाहिए। वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। और यही जिद तो इसमें भी दिखाई देती है सिंघवी साहब। SIR का केस वो भी आप लड़ रहे हैं, और उसमें भी आधार कार्ड को लेकर आखिर फाइनली आप ऑर्डर लिखवाना पड़ा। और उसमें भी एक बात और जोड़ दूँ कि आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया तो आपने उस फैसले को आगे बढ़ाया अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार, तो आप भी उसको कहते हैं कि भाई आधार, उसने उस चिट्ठी में तमाम राइडर्स लगा दिए। इससे भी ज़्यादा बुरा है प्रशांत जी, मैं इस पर पेश हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ मेरी दलील क्या थी। और ये तो आपने ही सजेशन, मेरे सजेशन पे हुआ है ये। इसमें दलील क्या थी? आप आए एंड जून में ये लेके प्रोग्राम, पहला ऑर्डर शुरू हो गया था जुलाई से। उस वक्त स्पष्ट नहीं था, हिंट कर दिया था कि आधार क्यों नहीं ले रहे हो। चलिए, उस वक्त अगर वही परिपक्वता होती, सौहार्द होता, आपका निष्पक्षता होती, और जो सबसे जरूरी शब्द का संवैधानिक जिद नहीं होती, तो आप कहते हैं कि आपने हिंट किया है। उस पर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, जुलाई में सुझाव दिया है। हम कह रहे हैं कि हम सुझाव एक्सेप्ट करते हैं। अब वहां से शुरुआत करिए, जिद तो बाद में। ये तो आप एक खुद अपने आप की छवि और अपनी एक आपसे भी ज़्यादा छवि की बात है कि जो जनता जनार्दन है उसका हौसला आपके अंदर कितना बढ़ता, वो नहीं हुआ। उसके बाद 3 ऑर्डर है, मेरे को ध्यान नहीं डेट, मैंने बहस में उनको पढ़ा, 3 ऑर्डर्स को, उनको जजेस को। 3 ऑर्डर स्पष्ट हैं, कोई उसमें संदेह नहीं है, और तीनों बार चुनाव आयोग के काउंसिल ने नकारा नहीं, ऑर्डर पास हुआ, खड़े थे वहां पर। तीनों बार तीसरे के बाद में ये आया उनके सर्कुलर में, क्योंकि इस बार हमने कहा कि आप सर्कुलर में लिखवाइए। आप ये बताइए, चुनाव आयोग के आदेश, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद में सर्कुलर की आवश्यकता क्या है? ये तो हमको कहना पड़ा। और उच्चतम न्यायालय ने, देखिए, आमतौर पे उच्चतम न्यायालय अगर राजीव रंजन ये करे तो कंटेम्प्ट नोटिस हो जाएगा 30 सेकंड में। और मेरा मानना है कि अगर ये 2-3 बार संस्थाएं ऐसी करती है तो उच्चतम न्यायालय को करना चाहिए कंटेम्प्ट नोटिस। ये आदर सत्कार दिखाना एक संवैधानिक संस्था के लिए कई बार एक गलतफहमी हो जाती है, उससे वो ज़्यादा और ज़्यादा वो उग्र हो जाती है। सकता जबकि एक काउंटर एफिडेविट अभी गया है, हाँ। उस काउंटर एफिडेविट में वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि ये आपकी लिमिट है। उसके में देखिए, वो कानूनी रूप से कह सकते हैं काउंटर में कहना, मैं उसकी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर पास हो गया है, आप पे ऑप्शन थोड़ी है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय रिक्वेस्ट नहीं करता है राजीव रंजन को, आदेश देता है। वही तो फर्क है न्यायालय में मेरे में, आप में। उसका हमारे अनुच्छेद 141 और 42 के अंतर्गत कोई भी आदेश उच्चतम न्यायालय का, संविधान में लिखा है, हर अथॉरिटी, हर सरकारी संस्था, हर कोर्ट को मानना, इम्प्लीमेंट करना इन लेटर एंड स्पिरिट अति आवश्यक है। तो आपने 1.5 महीना लगाया, जबकि अवधि जो है चुनाव की 3 महीने है। 1.5 महीने बाद अब माने हैं वो। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें, इसके आधार कार्ड के ऊपर ये जिद है, संवैधानिक जिद, एक अजीबोगरीब जिद है, जिससे कि क्रेडिबिलिटी गई है। और अभी भी उन्होंने बार बार कहा कि साहब हम उसको नागरिकता नहीं मानेंगे। तो हमने कहा कि आप नागरिकता मानिए? किसी ने कहा है आज तक, दलील की है कि अगर मैं आधार कार्ड उठाऊंगा तो नागरिकता प्रमाणित होगी? किसी का भी दलील नहीं है। दूसरा कहते हैं कि क्या पता बहुत सारे आधार कार्ड फोर्ज होते हैं। तो मैंने कहा कि साहब आज आप इस केस को छोड़ दीजिए। देश में जो एंट्री लेता है, पासपोर्ट लेता है, विदेश जाता है, बाथरूम जाता है, छींकता है तो आधार कार्ड दिखाता है, वो भी फोर्ज हो सकते हैं।
आप क्या करते हैं फौज अदालत में? आप एक्शन लेते हैं। हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सामूहिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि आपने आधार को नकारा। आप ये कैसे कह सकते हैं? आधार फोर्ज भी होते हैं, जो होते हैं उनको आप निकालिए बाहर, हम तो उनके कोई ब्रीफ होल्ड नहीं करते। फोर्स तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो 11 हैं वो भी हो सकते हैं। तो एक जो बात जो कोर्ट में नहीं डिस्कस हो रही है, और हर एफआईआर में पहले इससे आधार जब से आया है तब से देखा गया है जी। मैं बिहार के एसआईआर पे बात कर रहा हूँ कि कोर्ट में तो डिस्कस नहीं हो रहा है, लेकिन एक बड़ी संवैधानिक संकट को मैं देख रहा हूँ आते हुए। आज 20 तारीख है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में 25 सितंबर को इलेक्शन अनाउंस हो गया था। 2020 के बिहार विधानसभा का 25 सितंबर को इलेक्शन अनाउंस हो गया था, और वो विंडो जो असेंबली बनाने की वो वही है 24 या 25 नवंबर की है, 22 नवंबर की। तो अब आपके पास समय कम है, मुश्किल से 15 दिन का विंडो है कि आपको इलेक्शन अनाउंस करने हैं, और इलेक्टोरल रोल नहीं है बिहार के पास। कि क्या ये 65 लाख जो डिलीटेड नाम है, इनके बावजूद इलेक्शन हो सकता है, होगा? देखिए क्या सिनेरियो क्या बनेगा? इलेक्शन के बाद ये स्पष्ट कर दिया उच्चतम न्यायालय ने कि आपको आधार देखना पड़ेगा, तो सिद्धांत में कोई संदेह नहीं है। अब सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो उसका एक्शन अलग होता है। सिद्धांत बड़ा क्लियर है, अगर आपको हटाया गया है और आप आधार लेके पहुंच जाते हैं तो आपको वापस डालना पड़ेगा। अब ये बात सही है, समय कम है, लेकिन अभी भी समय है, और मेरे हिसाब से जो लोग मालूम होते हैं कि इस तरह से गलत हटाए गए हैं उनके पास पूरा रिकॉर्ड्स है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। चुनाव को रोकना असंभव होगा, लेकिन ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि जिन जिन को ये फ़र्क पड़ा है वो जागरूक होकर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा केस एक प्रिंसिपल पे था। इंडिविजुअल केस को तो हैंडल नहीं कर सकता उच्चतम न्यायालय। और दूसरा मैं बता दूँ आपको उपलब्धियाँ इसकी क्या है। बिहार एसआईआर का केस अभी सुनने वाले हैं, तो हमने ये बाद में कहा कि साहब आप ये जो मैंने ये दलील औपचारिक रूप से की कि जो हमको मिला है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा दस्तावेज देख रहे हैं, और ये दस्तावेज में बहुत रेजिस्टेंस हुई है। प्लस हमने इंडिविजुअल केस बहुत बताया उनको। फिर मैंने बाद में कहा हर बार जब हियरिंग पे आता है हर हफ्ते, तो कोई ना कोई इंडिविजुअल मुद्दे को ले आते हैं आपके पास। उससे मैंने अपने लोगों का अगेंस्ट कहा, उससे परिणाम ये होता है कि जो मेन फाइनल हियरिंग है वो होती नहीं है, आपको इसकी वैधता फाइनल भी सुननी पड़ेगी, और इसलिए अक्टूबर के पहले हफ्ते पे लगा दिए, 8 को लगाया है। अब समय बहुत संकीर्ण है, मुझे आशा धूमिल होती जा रही है कि सुन भी लेंगे, रिजर्व भी कर लेंगे, निर्णय भी दे देंगे, और निर्णय कार्यान्वित भी हो जाएगा। अक्टूबर के अंदर छुट्टियां हैं हमारी, 10 दिन छुट्टियां अक्टूबर में शुरू में, 10 दिन छुट्टियां अक्टूबर के एंड में, दशहरा दिवाली अलग अलग। लेकिन मैंने कहा कि अब समय आ गया है कि आपको जल्द से जल्द ये सिद्धांत निर्णित करना है। हम ये बात नहीं कर राजीव रंजन को काट दिया, प्रशांत को अलाउ कर दिया, ये कौन से जगह गया। हमको सिद्धांत है कि क्या आप एसआईआर इन कानून के अंतर्गत, फॉर एग्जाम्पल कोई एसआईआर आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप चुनाव आयोग की हैसियत से नागरिकता देखेंगे। I gotta share this. ये कोई नहीं कह रहा है कि गैर नागरिक वोट करेगा, लेकिन क्या चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है कि वो पूरा अवलोकन करेगा 1 महीने के अंदर 7 करोड़ लोगों का, 8 करोड़ लोगों का, 9 करोड़ लोगों का, कि ये है कि नहीं नागरिक, ये अधिकार क्षेत्र। तो ये तो फाइनल हियरिंग में निर्धारित होगा। और इस पीसमील हियरिंग में बढ़ते बढ़ते मैंने कहा कि हम एक ऐसे कोने में पहुंच गए, कगार में पहुंच गए, जहां पर आपके पास समय नहीं होगा पूरा करने। तो मैं समझता हूं कि ये सही है, जो मिलना था मिल गया, और मैं नहीं आशा भी नहीं करता हूं, ना मांग करने वाला हूं। हमारी ये पूरी फोकस है कि जो हमको मिल सकता है वो फाइनल हियरिंग में मिलना चाहिए। वैध है, नहीं वैध है, आधा वैध है, कुछ खराब है, कुछ अच्छा है, या स्पष्ट करिए। क्या ये विकल्प भी है कि ये जो एसआईआर है, यानी इंटेंसिव रिवीजन, ये चलता है इलेक्शन के बाद भी, और जो एक इलेक्टोरल रोल ऑलरेडी है जो जनवरी में पब्लिश हुआ है, उससे चुनाव हो जाए? इसीलिए मेरा जो मैंने अभी पहले कहा बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद एसआईआर, देखिए बिहार में जो होना था हो गया, अभी निर्णय आएगा तब होगा। इसके बाद मैं नहीं समझता कि हमको बार बार किसी एक अमुक व्यक्ति या अमुक चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद ये बंगाल जाएगा, इसके बाद ये XYZ जाएगा, उस सब के लिए ये निर्णय आवश्यक है। जो अक्टूबर का निर्णय होगा या नवंबर तक जो निर्णय आएगा वो तो अखिल भारतीय होगा। अगर आप उदाहरण देता हूँ मैं, आज आपने बिहार में आधार यूज़ किया है, तो कल ये तो नहीं कह सकते आप बंगाल में यूज़ नहीं करेंगे।
तो इसलिए ये आवश्यक है कि सिद्धांत निर्णित हो, फिर जो भी होगा अब हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, आधा जीत सकते हैं, वो पूरे अखिल भारतीय नतमस्तक होना पड़ेगा। सिंघी साहब की बंगाल में बहुत टाइम है, हम एकेडमिक डिस्कशन कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, तमाम कानून किताबें खोल सकते हैं। बिहार तो अब एक हफ्ते का समय है। अब बिहार में देखिए जो होना था सो हो गया है। अब हमको निर्णय के वेट करना पड़ेगा। इसमें बहुत कमियां हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ उपलब्धि भी है। मेरा ये, मैं हमारे पक्ष वाले लोगों से भी सहमत नहीं होता, उनको सब कुछ चाहिए। सितारे मांगते रहिए आप, आधार इंक्लूड, एक सबसे बड़ा आधार इंक्लूजन से जिस चीज का फुटप्रिंट, जिस चीज का कवरेज 90% है, उससे पूरा फर्क पड़ जाता है। क्या है, व्हाट इज एसआईआर? एसआईआर विरोध क्या है? विरोध है एक्सक्लूजन वाला विरोध। नहीं तो विरोध थोड़ी, हमको ये थोड़ी कि आप एसआईआर नहीं कर सकते। तो इलेक्टोरल रोल तो हर जगह हर 3 महीने में रिवाइज होते हैं। तो हम इस रिवीजन को इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सक्लूजनरी रिवीजन है। नंबर 2, एक्सक्लूजन क्यों है? क्योंकि नागरिकता के आधार पे आपको बिना आधार के एक्सक्लूड कर रहे हैं। नंबर 3, अगर आप उसमें आधार जोड़ देंगे तो अगर सही रूप से उसको अप्लाई किया तो मैं समझता हूँ कवरेज जो प्रकाशित है, जो योगेंद्र यादव के आर्टिकल 2 आर्टिकल लिखा है, 80 के 90% भी होता है। कई डिस्ट्रिक्ट में 100% है कवरेज, 90 ऊपर है। तो उससे ज़्यादा क्या मांग सकते हो आप? तो उपलब्धि बड़ी है। मैं उनसे नहीं सहमत हूँ जो कहते हैं हमको 100% मिलना चाहिए, सितारे मिलने चाहिए, नहीं तो कोई हमको जहाँ भी नहीं मिला। हमको जहाँ मिला है, लेकिन सिद्धांत कानून का निर्णित नहीं हुआ है। आज बिहार के बाद गलत सिद्धांत बंगाल में हो सकता है, जब तक आप सिद्धांत निर्णित नहीं करेंगे। मतलब अब ये है कि वैध है या नहीं है, इसके लिए है और किस हद तक वैध है। लेकिन एक इसी से रिलेटेड एक आखिरी सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि बिहार का चुनाव, अगर चुनाव की घोषणा पहले हो जाती है, क्या पहले हो सकती है घोषणा? पहला सवाल। मैं अमूमन समझता हूँ अब, क्योंकि उनको भी अजीब लगेगा और बड़ा एक, मुझे समझता हूँ द्वेष की भावना लगेगी अगर अंतिम तिथि के बहुत पहले कर दिया। अब हम सब जानते हैं अंतिम तिथि 3रा हफ्ता मान लीजिए नवंबर का, उससे बैक कैलकुलेशन होती है। तो घोषणा में समझता हूँ उसी जो 6 हफ्ते का होता है मॉडल कोड, उसी हिसाब से होगी। उससे पहले क्या करेंगे? अब तो अक्टूबर पहुंच ही गए हैं, दशहरा की हॉलीडेज है। 1 तारीख को फाइनल लिस्ट आ रही है। मतदाता सुना है हमने कि ये सुनने में आया है, कोर्ट में ही कहा गया तो वो 1 हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्ले इन द जॉइंट्स जिसको कहते हैं नहीं है, विंडो नहीं है। क्योंकि उन्होंने बहस में उन्होंने प्लस और लोगों को कहा गया है तैयारी करने के लिए। तो मैं समझता हूँ दशहरा के इमीडिएटली बाद यही होगा। 7 और 8 तारीख को हियरिंग है, उसके बाद कभी हियरिंग को अब डीलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो पहले आएगा। नोटिफिकेशन पहले आएगा, नहीं तो हो नहीं सकता 6 हफ्ते। जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव, विड्रॉल, नॉमिनेशन सब होना है ना। लेकिन अगर नोटिफिकेशन फाइनल फैसले से पहले नोटिफिकेशन आ सकता है, लाना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि 7-8 को सुनवाई खत्म हो गई। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने रिजर्व कर लिया, फिर निर्णय तो देना पड़ता है। तो ये थोड़ी कहते जज को आपके आज बैठे हो कल 2 निर्णय तो लिखना होगा। तो अब 15-20 तारीख के बाद थोड़ी नोटिफिकेशन आएगा। नहीं, उसमें तो लॉ का प्रिंसिपल क्या होगा? हाँ, इसलिए वो और मैं संतुष्ट हूँ अगर वो आधार का सिद्धांत बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका कार्यान्वित करना सच्चाई से जमीनी सच, वो उपलब्धि मैं नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि वो